तो हम पहुंच चुके हैं अपनी क्लास थर्ड पर, जो अपनी लास्ट क्लास होने वाली है आयनिक इक्विलिब्रियम वाली। और इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। और बफर सॉल्यूशंस के अलावा हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। और तीसरा होता है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं KSP। मतलब हम लोग बात करेंगे बफर विलयनों की, ठीक है। बफर विलयन के अलावा सॉल्ट क्या होते हैं, लवण, लवण का जल अपघटन के बारे में बात करेंगे। और तीसरी चीज़ क्या करेंगे हम, सॉल्युबिलिटी होती है विलेयता और KSP होता है विलेयता गुणनफल, ठीक है। तो विलेयता को लिखा जाता है S से और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है KSP, ठीक है। तो अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहली चीज़ होती है अपने पास, यहाँ से कलर चेंज। पहले क्या करते हैं, हम पहले सॉल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अपने पास सॉल्ट क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हम 10th क्लास में ही पढ़कर आ रहे होते हैं कि जब हम किसी भी एसिड को बेस में डिज़ोल्व कर रहे होते हैं तो क्या बन रहा होता है, सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा होता है, ठीक है। हम किसी भी अम्ल और क्षार को अगर आपस में मिक्स कर देते हैं तो अपने पास क्या बनता है, लवण, और साथ में क्या बन रहा होता है, जल। एसिड कौन कौन से होते हैं, एसिड हमें पता है वीक एसिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो वीक एसिड कौन कौन से होते हैं, वीक एसिड होता है लाइक अपने पास CH3COOH। दूसरा कौन सा होता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमें पता है HCl है अपने पास, ठीक है, थोड़ा सा। दूसरा होता है HNO3, H2SO4, HClO4 और क्लोरिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बेस की बात करें तो बेस भी अपने पास कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, KOH, और वीक बेस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये लाइक वीक बेस की तरह अपने पास बिहेव कर रहे होते हैं। तो हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे। तो एसिड और बेस की मिक्सिंग कैसे करेंगे कि अपने पास अगर हम बात करें ये लो, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम बात करें, कलर बहुत ही डल हो गया है, ठीक है। तो अगर हम मिक्सिंग करें तो मान लें हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो सॉल्ट बनेगा लाइक HCl प्लस NaOH को मिक्स कर दिया तो यहाँ पर कौन सा सॉल्ट बनेगा, NaCl, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो NaCl है, ठीक है, यहाँ पर Na पार्ट किससे आया है, स्ट्रॉन्ग बेस से, और Cl जो पार्ट आया है वो आया स्ट्रॉन्ग एसिड से, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं जो हम इनको अपने साथ लेके चलेंगे, ठीक। अगर हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिक्स किया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl ले लिया और वीक बेस ले लिया हमने NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड H प्लस देगा, OH माइनस देगा, H प्लस आयन OH माइनस को न्यूट्रल कर देगा और अपने पास सॉल्ट बनेगा NH4Cl। अगर हम इस सॉल्ट को ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं कि NH4 प्लस वीक बेस से आया हुआ है और Cl माइनस किससे आया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करें, हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया, ठीक है। तो लाइक वीक एसिड हमने ले लिया CH3COOH और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH। तो इन जब के आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, CH3COOH
Na, इसका नाम क्या होता है? सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें ये जो पार्ट है ये किसका है? वीक एसिड का। और Na किससे आया है? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से आया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस में, वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में, अब हम लास्ट रह गया है वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में बोल दिया है कि हमने वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, तो हमने वीक एसिड ले लिया लाइक CH3COOH और हमने वीक बेस ले लिया NH4OH, और इन दोनों को मिक्स करेंगे तो अपने पास सॉल्ट क्या बनेगा? H प्लस आयन OH माइनस आयन को न्यूट्रल कर देगा और ये बनेगा NH4 प्लस CH3COO माइनस। ठीक है, लिखने को तो CH3COONH4 भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव आयन पहले आता है। ये इक्विवेलेंट होता है किसके? CH3COONH4। इसका नाम क्या होता है? अमोनियम एसीटेट। ठीक है, तो अपने पास हम कह सकते हैं कि अगर अपने पास ये सोल्ट दे रखा है तो इसमें हम कहेंगे ये वीक एसिड का पार्ट है और ये किसका पार्ट है? वीक बेस का पार्ट है। ठीक है, तो सॉल्ट भी अपने पास इस तरीके से बनते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को डिसॉल्व कर दो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस को मिक्स कर दें, तो इस तरीके से अपने पास 4 टाइप के सॉल्ट जनरेट हो सकते हैं। जैसे 2 वीक एसिड्स हैं, 2 वीक बेस हैं, तो 4 टाइप के सॉल्ट जनरेट होंगे। अब हमें ये देखना है कि 2 टर्म्स हैं, हमें 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं, 2 थिंग्स। 2 चीज़ें क्या होती हैं? पहली चीज़ होती है बफर सॉल्यूशन और दूसरा होता है हाइड्रोलाइसिस। और ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ये सॉल्ट की होती हैं। किससे रिलेटेड होती हैं? सॉल्ट। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस को बोला जाता है जल अपघटन। ठीक है, और ये है अपने पास बफर विलयन। ठीक है, तो देखो बफर विलयन और हाइड्रोलाइसिस में रिलेशन क्या है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं और हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं लाइक अपने अंदर, जैसे बॉडी के अंदर ब्लड है। ठीक है, तो ब्लड का एक पीएच रेंज होता है। ब्लड का पीएच रेंज कुछ कितना होना चाहिए, ढूंढ ले। तो ब्लड के बफर का पीएच का जो होता है वो 7.4 होता है। मतलब अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है बफर सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, हम सीधे सीधे बात कर रहे होते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन है। ठीक है, अपने पास मान लेते हैं ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हमने मिक्स किया है कुछ एसिड या बेस और साथ में कुछ सॉल्ट को मिक्स करके, और ये सॉल्यूशन ऐसा बना है कि अगर हमने इसमें बाहर से क्या किया, एसिड ऐड किया, या हमने बाहर से क्या किया, इसमें कुछ बेस ऐड किया, या हमने बाहर से इसमें क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। मतलब हम 3 चीज़ें करना चाह रहे हैं, या तो हम डाइल्यूशन करें, या हम एसिड ऐड करें, या बेस ऐड करें। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है इसके पीएच में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हो। हमने कुछ अमाउंट में क्या किया, एसिड ऐड किया, कुछ बेस में ऐड किया और कुछ वाटर ऐड कर दिया मान लो, है ना। तो वो सॉल्यूशंस जो अपने पीएच में कोई चेंज नहीं होने देते हैं, चाहे हम उस में एसिड ऐड करें या बेस ऐड करें, वो अपना पीएच क्या करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू के आसपास बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है बफर सॉल्यूशंस। अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो एक परफेक्ट बफर सॉल्यूशन होता है। क्यों? मान लो अपनी बॉडी में बहुत सारे इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, तो अपने अंदर बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट होता है, कभी बेस इंजेक्ट होता है, तो इसका मतलब एसिड इंजेक्ट कर दिया तो ब्लड कैसा हो जाना चाहिए, एसिडिक हो जाना चाहिए। लेकिन ब्लड क्या कर रहा था, अपना पीएच मेंटेन करके रखता है। उसमें अगर थोड़ा एसिडिटी आएगी तो वो वापस से अपना पीएच बढ़ा देता है और क्या कर देता है, उस एसिडिटी को मेंटेन कर देता है। तो बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, दोज सॉल्यूशंस
which resist change in those solution which resist change in their pH on addition some amount of acid और बेस और डाइल्यूशन। अगर हम क्या करें उस सॉल्यूशन में, अगर हम क्या करें एसिड ऐड करें, चाहे बेस ऐड करें, या हम उसमें क्या करें थोड़ा डाइल्यूशन करें, उसका पीएच में चेंज नहीं होता है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, अब बफर सॉल्यूशंस के टाइप देख लेते हैं कि होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशंस अपने पास 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरा होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन, और तीसरा होता है न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अपने पास 3 टाइप के बफर सिस्टम्स होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो एसिडिक बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, देखो कुछ चीज़ें याद रखनी है। हमने क्या करना है, वीक एसिड लेना है और सॉल्ट लेना है। सॉल्ट क्या होगा, उसी वीक एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिक्स करके हम क्या करेंगे, एक सॉल्ट बनाएंगे। मतलब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल वीक एसिड है अपने पास CH3COOH प्लस हमने सॉल्ट लिया, तो सॉल्ट कौन सा लिया है, वीक एसिड को हमने मिक्स किया, लाइक मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, CH3COOH को मैंने NaOH के साथ मिक्स कर दिया, तो यहाँ से सॉल्ट जनरेट करना है, सॉल्ट ध्यान रखना है, तो ये आएगा CH3COO माइनस Na प्लस। तो एसिडिक बफर किसका होगा, एसिडिक बफर क्या होगा, CH3COOH मतलब वीक एसिड और ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करने पर बनता है, मतलब CH3COONA। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो किसका वर्क करेगा, एज अ एसिडिक बफर की तरह बिहेव करेगा। दिस इज एसिडिक बफर, मतलब अम्लीय बफर की तरह बिहेव करेगा। दूसरी साइड अगर हम बात करें तो बेसिक बफर क्या होते हैं, बेसिक बफर होते हैं वीक बेस को, ठीक है, हम लेंगे वीक बेस और सॉल्ट लेंगे, और ये सॉल्ट किसका होगा, वीक बेस का हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। हम एक चीज़ याद रखेंगे, दूसरा हम अपने आप जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीक बेस ले लिया लाइक NH4OH प्लस हमने सॉल्ट बनाया, तो हम क्या करेंगे, वीक बेस NH4OH और हमने स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर दिया HCl, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH4Cl। तो यहाँ पर जो बेसिक बफर आएगा, बेसिक बफर, तो वो किस किस का बनेगा, वीक बेस मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में NH4Cl। अगर इन दोनों को मिक्स करके अगर हम क्या करें, बफर बनाएं, तो वो कैसा होगा, बेसिक बफर होगा। ठीक है, और रही तीसरी बात, ठीक है, तीसरी चीज़ में अगर हम बात करें न्यूट्रल बफर, तो न्यूट्रल बफर कैसे बन रहा होता है, यहाँ लेंगे हम सॉल्ट, हेयर विल बी सॉल्ट। ठीक है, अगर हम न्यूट्रल बफर की बात करें तो न्यूट्रल बफर कैसे बनता है, वीक एसिड प्लस वीक बेस को अगर हम मिक्स कर दें तो वो बफर बनेगा, वो रहेगा अपने पास न्यूट्रल बफर। फॉर एग्जांपल वीक एसिड ले लो कोई CH3COOH प्लस वीक बेस लाइक NH4OH। ठीक है, तो ये हमने जनरेट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगर मान लें इनमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो देखो कोई बफर सिस्टम दे रखा होता है और हमें क्या करना होता है, बफर सिस्टम से पीएच कैलकुलेट करना होता है। तो अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ बफर सॉल्यूशन,
ठीक है, कि यहाँ से बफर विलयन का पीएच ज्ञात करना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम पहले एसिडिक बफर का कैलकुलेट करेंगे, एक कैलकुलेट करेंगे, उसी से हम तीनों को कर लेंगे एसिडिक बफर। ठीक है, तो एसिडिक बफर कैसे बनता है, वीक एसिड लाइक मैंने ले लिया CH3COOH और हमने उसको किस में डाला है, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, सॉरी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो लाइक CH3COONA सोडियम एसीटेट के साथ हमने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। लाइक हमने ये लिया और हम सॉल्यूशन बनाते किस में हैं, वाटर के अंदर बना रहे होते हैं। तो ये है अपने पास वाटर के अंदर हमने कितनी चीज़ें ऐड की, वीक एसिड ऐड किया और साथ में हमने क्या ऐड कर दिया है, सॉल्ट ऐड कर दिया है, किसका, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्स करके। ठीक है, तो अपने पास ये बन चुका है बफर सॉल्यूशन। अब इसका निकालेंगे पीएच। चलो पीएच कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड था CH3COOH और ये डिज़ोल्व होगा। ठीक है, हमने इसको किस में डिज़ोल्व किया है, वाटर में, मिक्स दोनों को कर रहे हैं, लेकिन पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ इस तरीके से। तो वीक एसिड है, वाटर के अंदर जाएगा, तो दिस इज़ एसिड और ये वाटर है, तो इनमें से एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, दूसरा किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो ये क्या जनरेट करेगा, CH3COO- साथ में वाटर। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें और समझानी है इसमें। समझने वाली बात ये है कि ये तो अपने पास डिसॉल्यूशन है, हमने इसको डिसॉल्व किया है। देखो ये है इसमें एसिडिक पार्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें किसी एसिड को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो डिज़ोल्व कैसे होता है, CH3COO- साथ में H+, और ये क्या है, एसिड। ये अगर एसिड है तो एसिड को जब डिज़ोल्व किया जाता है तो उसका क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, तो वाटर के अंदर ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम अपने इक्वेशन पर थे कि हमने एसिड लिया है और उसको हमने क्या किया है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, क्योंकि हमने एसिड को डिज़ोल्व किया है वाटर के अंदर, तो क्या आएगा, K, मतलब एसिड का आयनाइजेशन हुआ है, और आयनाइजेशन हुआ है तो फिर क्या होगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो K विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- concentration of water divided by concentration of CH3COOH, और हमने क्या मिस्टेक की है, ये हो जाएगा, इसने H+ दिया है तो ये हो जाएगा H3O+। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया H3O+ में और नीचे रह चुका है वाटर। और हमें पता है कि प्योर लिक्विड और सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाएगी, K इक्वल टू, ऊपर क्या रह गया, एसीटेट आयन CH3COO- साथ में H3O+ डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा हुआ है, CH3COOH। अब हमें क्या करना है, पीएच कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ किसके इक्वल आएगी, इसको इधर ले जाओ, हम इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा Ka मल्टीप्लाई बाय CH3COOH डिवाइडेड बाय CH3COO-। ठीक है, अब हम क्या करें, दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग, तो है ना, दोनों तरफ लॉग ले लें, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ, ऊपर क्या बचा, CH3COOH और नीचे क्या बचा है, CH3COO-। अब अगर हम दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई और कर दें तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ H3O+ इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ, ऊपर रह जाएगा CH3COOH और नीचे क्या बनेगा,
CH3COO माइनस। और हमें पता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन किसके इक्वल होता है, PH के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि H प्लस और H3O प्लस सेम चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ हो जाती है PH विल बी इक्वल टू, और ये देखो माइनस लॉग ऑफ K को क्या लिख सकते हैं, PKA, और ये बचा माइनस लॉग ऑफ CH3COOH डिवाइडेड बाय CH3COO माइनस। और हमें पता है माइनस लॉग ऑफ x अपॉन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ y बाय x। मतलब अगर नेगेटिव साइन बाहर हो तो हम उसको अपोजिट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, कौन सी इक्वेशन, PH इज इक्वल टू PKA, और हम इसको अगर उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ CH3COO माइनस डिवाइडेड बाय CH3COOH। ठीक है, और ये आ जाती है हमारी एसिडिक बफर के लिए pH वाली इक्वेशन। तो देखो एसिडिक बफर था, और एसिडिक बफर के अंदर कैसे कैसे बनता है, वीक एसिड से, ठीक है। और दूसरा सॉल्ट लेते हैं, तो सॉल्ट क्या होता है अपने पास, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर, जैसे हमने यहाँ पर लिया था CH3COOH। ठीक है, तो एसिड का तो क्या होता है PK, इसका तो हम क्या लेंगे, PK लेंगे। अब बची हुई बात कि यहाँ से ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। तो देखो सॉल्ट क्या होता है अपने पास, CH3COO माइनस Na प्लस, और ये जैसे वाटर के अंदर जाएगा तो कैसे टूटेगा, CH3COO माइनस में। ठीक है, मैं एक चीज़ ऑन कंफर्म कर देता हूँ, कोई भी चीज़ है ना, एनी सॉल्ट व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। ठीक है, तो जब किसी भी लवण को पानी में घोला जाता है, ठीक है, तो घोलने पर दो चीज़ें होती हैं, लाइक मेरे पास NaCl ले रखा है एक, ठीक है, और एक ले लिया मैंने CH3COONA, ठीक है, और एक ले लिया मैंने MgCl2। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अपने पास आयंस जो होते हैं, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक्टिव आयन और दूसरे होते हैं पैसिव आयंस। वापस लेते हैं इस चीज़ को। अपने पास आयंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं एक्टिव, एक होते हैं पैसिव आयंस। ठीक है, एक्टिव आयंस के होते हैं जो रिएक्ट विद वाटर, और पैसिव आयंस कौन से होते हैं, डोंट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, डोंट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, पहचानते कैसे हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड के आयंस या स्ट्रॉन्ग बेस के आयंस जो होंगे वो एक्टिव, सॉरी वीक एसिड या वीक बेस वाले जो आयंस होंगे वो एक्टिव होते हैं, और पैसिव कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले, वो रिएक्ट नहीं करते। तो अगर मान लें Na जो आयन है, Na किससे मिलता है, स्ट्रॉन्ग बेस से, Cl किससे मिलता है, HCl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो Na आयन जो होता है वो कैसा आयन हो गया, Na प्लस Cl माइनस, ये दोनों की दोनों कैसे हो गए, ये भी पैसिव है ये भी पैसिव है, मतलब कोई रिएक्ट नहीं करेगा। इस वाले पार्ट में देखें तो ये किससे मिलता है, CH3CO माइनस Na प्लस, तो ये वीक एसिड से मिलता है, तो ये एक्टिव आयन हो गया, मतलब ये अपने काम का है वाटर के अंदर और ये काम का नहीं है। बात करें Mg+2 की, तो ये एक्टिव आयन होगा और ये पैसिव आयन होगा, क्योंकि हमें किससे मिलता है, वीक एसिड से मिल रहा होता है। ठीक है, तो हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि जब हम क्या कर रहे होते हैं, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद इसको इधर लाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जैसे डिज़ोल्व करेंगे तो साथ में क्या होगा, Na प्लस और COO CH3COO, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बचा क्या अपने पास ये। तो ठीक है, ये किसकी कंसंट्रेशन है, सॉल्ट की, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है वो किसकी कंसंट्रेशन बता रहा है,
सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बता रहा है, क्योंकि वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्ट किस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहता है Na+ वाटर के अंदर कोई वर्क, हम बफर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और ये किसकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो यहाँ से हम pH का फॉर्मूला क्या क्या निकाल सकते हैं, pH ऑफ एसिडिक बफर, चाहे कोई भी बफर दे रखा हो एसिडिक, तो pH क्या आएगा, pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, और इसी चीज़ का यूज़ करके हम एक नई चीज़ जनरेट करेंगे। अगर हम बात करें बेसिक बफर की, किसकी, बेसिक बफर सिस्टम, तो बेसिक बफर किससे बनता है, वीक बेस प्लस वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करके क्या बनाते हैं, जो सॉल्ट बनाते हैं उससे। तो बेसिक बफर के लिए क्या आएगा, pH, और pH कैसे निकालेंगे, pH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू हो जाएगा pKb, क्योंकि वीक बेस का क्या होता है, Kb होता है, प्लस लॉग ऑफ, इसमें भी क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। ठीक है, इस तरीके से। तीसरी चीज़ होती है, थर्ड टाइप का बफर होता है न्यूट्रल बफर। न्यूट्रल बफर कैसे, ये बनता है वीक एसिड प्लस वीक बेस से, मतलब एसिड है, एक H+ आयंस देगा, दूसरा बेस है OH- आयंस देगा, ये इसको न्यूट्रल कर देंगे, इसीलिए सॉल्यूशन का pH अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है, 7 के आसपास रहता है। तो pH कैसे निकालेंगे, pH निकालने के लिए देखो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक है वीक एसिड, तो वीक एसिड का क्या होता है Ka, वीक बेस है तो क्या होगा Kb, और इनका क्या ले लें, एवरेज। तो pH कैसे निकालेंगे, देखो pH का फॉर्मूला हमें ड्राइव करने की नीड नहीं है, तो pH आएगा 7 क्योंकि न्यूट्रल है, तो प्लस 1/2 अंदर क्या आ जाएगा, pKa माइनस pKb। अब याद कैसे रखेंगे, किसको आगे पीछे लेना है, तो ABCD में A पहले आता है तो हम pKa ले लेंगे और फिर बाद में क्या ले लेंगे, pKb। तो ये हो जाता है अपने पास न्यूट्रल बफर का pH। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं अपने पास, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर हम बैलेंस की बात करें तो बफर में पहली चीज़ पूछी जाती है बफर रेंज। तो हर जो बफर सॉल्यूशन होता है उसकी बफर रेंज होती है और इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है। तो अगर हम जैसे बात करें फॉर एसिडिक बफर और एसिडिक बफर है तो एसिड के लिए क्या होगा, वहाँ पर pKa होगा, ठीक है। तो बफर रेंज कैसे वेरी करती है, बफर रेंज PR वो होती है pKa-1 टू pKa+1 तक। लाइक किसी का अगर pKa 1.2 है तो कितनी हो जाएगी, 0.2 टू 2.2। ये अपनी होती है बफर रेंज, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें बफर कैपेसिटी की, ठीक है। बफर कैपेसिटी मतलब बफर की क्षमता, कि किसी बफर की कैपेसिटी कितनी होती है, कितने कैपेसिटी का बफर है, तो ये निकाली जाती है phi = 2.303 लॉग, ऊपर आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय, देखो लिख देता हूँ मैं, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। मतलब अगर इसको हम और क्लासिफाई करना चाहें तो phi = लिख सकते हैं 2.303 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मतलब C मल्टीप्लाई बाय C1 डिवाइडेड बाय C प्लस C1, ठीक है। वेयर C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और C1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। और अगर ये इस तरीके से दे रखा है
तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। तीसरा आएगा मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, कि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी। तो मैक्सिमम कब होती है, जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल हो जाती है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के। तो उस कंडीशन में बफर कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, 5 मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 2.303 लॉग ऑफ, ऊपर देखो C मल्टीप्लाई बाय C1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास C² डिवाइडेड बाय ट्वाइस C विच इज़ इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ C/2। ये हो जाती है मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बफर सॉल्यूशंस के लिए क्या कर रहे होते हैं, pH कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें देखी हैं कि बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशंस के टाइप क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशंस का pH किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है अपने पास वो रह जाता है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो हम अपना सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस कैसे कर रहे होते हैं, देखो अभी हमने बात की है कि अपने पास सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 3 नहीं 4 टाइप के होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना होता है। तो हाइड्रोलाइसिस में कौन कौन से काम आ रहे होते हैं, हाइड्रोलाइसिस में 3 सॉल्ट काम आते हैं, 3 सॉल्ट्स विल टेक्स प्लेस हेयर, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट, दूसरा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, और तीसरे टाइप के जो होंगे वो हो जाएगा वीक एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, देखो सेम चीज़ होती है बफर में भी और हाइड्रोलाइसिस में भी। ठीक है, लेकिन दोनों के थोड़े पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं और हमें तीनों में क्या करना होता है, pH कैलकुलेट करना होता है। तो जैसे वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट कौन सा है, CH3COONA, इसका हाइड्रोलाइसिस चेक करते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस NH4Cl। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ये हो गया, और वीक एसिड वीक एस जैसे CH3COO, और साथ में क्या हो जाता है, वीक बेस NH4। ठीक है, अपने पास 3 तरीके के सॉल्ट्स हैं। ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी इन हाइड्रोलाइसिस किसी भी सॉल्ट के अंदर 2 तरीके के आयन होते हैं, एक तो होते हैं एक्टिव आयंस और एक होते हैं पैसिव आयंस। एक्टिव आयंस कौन से होते हैं, जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और पैसिव आयंस कौन से होते हैं, जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैसे कर रहे होते हैं, एक्टिव आयंस वो होते हैं जो वीक बेस या वीक एसिड से मिलते हैं, और पैसिव आयंस क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से निकले होते हैं। लाइक जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, तो HCl में कौन सा आयन प्रेजेंट है, Cl-। स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, Na+। तो ये कौन से आयंस हैं, पैसिव आयंस। लेकिन वीक बेस में लाइक अपने पास ले रखा है CH3COO-। वीक एसिड के अंदर कौन सा, वीक बेस के अंदर कौन सा आयन होता है, NH4+ Mg+2। ठीक है, जैसे कार्बोनिक एसिड होता है तो CO3-2। ये कौन से आयंस होते हैं, अपने पास एक्टिव आयंस होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाले हाइड्रोलाइसिस में पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो जो एक्टिव आयंस होते हैं, ठीक है, टेक पार्ट इन हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोलाइसिस में पार्ट लेंगे, और ये डू नॉट टेक पार्ट इन हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोलाइसिस में कोई पार्ट नहीं लेते हैं।
ठीक है। तो हमें हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट्स का होता है, 3 टाइप्स के सॉल्ट्स का होता है, और ध्यान रखना है कि हाइड्रोलाइसिस में सिर्फ एक्टिव आयंस पार्ट लेते हैं, पैसिव आयंस पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, और इस बार हम कौन सा सॉल्ट लेंगे, एक का ड्राइव करेंगे और बाकी का हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, उनकी हेल्प से। तो हमने सॉल्ट लिया है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें भी हैं, मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक बेस प्लस वीक एसिड। 4 तरीके के सॉल्ट बन रहे होते हैं, और 4 तरीके के सॉल्ट्स में अगर हम बात करें तो देखो, अगर हमने एसिड लिया HCl, बेस ले लिया NaOH, तो सॉल्ट बनेगा NaCl, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, आयन कौन है, Na+, मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो एक H+ एक OH को न्यूट्रल कर देगा, तो pH कितना रहेगा, लगभग 7। सेम चीज़ है वीक एसिड के अंदर भी, क्या होगा, लाइक मैंने ले लिया वीक बेस NH4OH प्लस वीक एसिड CH3COOH, ये भी वीक है, ये भी वीक है, तो OH को कौन कैंसिल कर देगा, H कैंसिल कर देगा, तो भी pH कितना रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली 7, मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल बनेगा। लेकिन इन दोनों केसेस में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl, वीक बेस किसका, वीक बेस कौन सा लिया है, NaOH। अब इसका सॉल्ट क्या बनेगा, देखो H से OH कैंसिल हो गया, लेकिन मैंने क्या कर दिया, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया CH3COOH, और वीक बेस क्या चल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस है NH4OH। इनको मिक्स करेंगे सर, HCl H+ देगा, NH4OH देगा, ठीक है, और बनेगा कौन सा सॉल्ट, NH4Cl, ठीक है। देखो अगर ऐसे समझ नहीं आए तो सॉल्ट कौन सा बना है, NaCl, ये किससे बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से, ये किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो स्ट्रॉन्ग को कैंसिल कर देगा, pH आ गया 7। ऐसे ही यहाँ से सॉल्ट बनेगा कौन सा, CH3COONH4+, ये सॉल्ट है। ये कौन सा है, वीक एसिड, ये किससे मिला है, वीक बेस से, ये इसको कैंसिल कर देगा, pH 7। लेकिन ये जो सॉल्ट बना है, इसमें ये वाला पार्ट वीक बेस है, ये आयन किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो ताकतवर कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड ताकतवर है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, एसिडिक पार्ट, तो यहाँ पर pH क्या होगा, pH विल बी लेस देन 7। जो स्ट्रॉन्ग होता है, सॉल्यूशन भी कैसा होगा, इसमें सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन आएगा, मतलब इसको अगर पानी में घोलते हैं इस वाले सॉल्ट को, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज़ अगर हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया, ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, वीक एसिड मतलब CH3COONA, तो ये पार्ट कहाँ से मिला है, स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक एसिड से, और ये किससे मिला है, स्ट्रॉन्ग बेस से। तो ताकतवर कौन है इन दोनों में, स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, और pH कैसा होगा, ग्रेटर देन 7। तो हम हाइड्रोलाइसिस किसका कर रहे थे, सॉल्ट का, ठीक है। तो सॉल्ट, अरे कलर्स इधर आओ और इधर आओ, और थोड़ा बेकार कलर्स, और थोड़ा इधर, वापस 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 बीच में आओ, यस। तो हम कर रहे थे हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस के लिए हमने सॉल्ट सेलेक्ट किया था हाइड्रोलाइसिस, और हमने सॉल्ट सेलेक्ट किया था वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। तो लाइक हमने सॉल्ट ले लिया है CH3COONA, इसमें देखो स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, Na पार्ट है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक इन नेचर, मतलब pH कैसा होगा, ग्रेटर देन 7। बेसिक कैसे है करके देखते हैं। हमने लिया है CH3COONA, इसको हमने किस में डिज़ोल्व कर दिया, वाटर में।
कलर चेंज कर लेते हैं। ये लो, हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हमने सॉल्ट लिया CH3COONA, ठीक है, और इसको हमने वाटर में ऐड कर दिया। तो जैसे वाटर में ऐड करेंगे इक्विलिब्रियम आएगा। अब वाटर में ऐड करेंगे तो देखो ये माइनस पार्ट, ये Na+, और हाइड्रोलाइसिस में ये चीज़ काम नहीं करती है। तो बनेगा क्या, CH3COONA, और ये H+ ले लेगा तो एसिड, और साथ में क्या बन जाएगा, OH-। और देखो जैसे ही हम इसको वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, अपने पास क्या उनसे आयंस जनरेट हो रहे हैं, ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस मतलब OH- आयन जनरेट हो रहे हैं। इसलिए जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिक्स हुए सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। मतलब वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलो अब हमें देखा है कि हमने हाइड्रोलाइसिस किया है, तो जैसे एसिड के लिए K आता है, बेस के लिए K भी आता है, और किसी सॉल्ट का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस के लिए हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आता है, उसको बोला जाता है KH। क्या कहा जाता है, KH। तो KH कितना आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम KH, और KH विल बी इक्वल टू concentration of CH3COOH, concentration of OH- ions divided by concentration of CH3COO-, ठीक है। ये तो होती है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वाटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, 1। अब देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट समझाना चाहूँ तो समझ में नहीं आएगा, हम थोड़ा सा करेंगे इनडायरेक्ट काम, ठीक है। हम इसको इनडायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे, इनडायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, देखो अपने पास एसिड होता है CH3COOH, और एसिड को अगर हम क्या करें, आयनाइज करें तो कैसे टूट रहा होता है, CH3COO- साथ में H+ की फॉर्म में। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, Ka। अगर इसी इक्वेशन को मैं उल्टा लिख दूँ, कलर तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, कलर ही चेंज कर लेते हैं। कौन सा सही रहेगा, कौन सा, हम यही ले लेते हैं अपना ये वाला कलर, ठीक है। तो एसिड को लिखेंगे, अगर इस इक्वेशन को मैं उल्टा कर दूं, CH3COO- प्लस H+, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CH3COOH में, ठीक है। और जब हम किसी इक्वेशन को उल्टा करते हैं तो यहाँ ओवरऑल रेट कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 1/Ka, ठीक है। अब सेम चीज़ है वाटर, तो वाटर है, इसको डिज़ोल्व करते हैं तो कैसे आता है, H+ प्लस OH- आयन में, और वाटर के लिए कौन सा आता है, वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है Kw। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो लेफ़्ट साइड से जोड़ो ज़रा, CH3COO-, थोड़ा ऊपर जाओ भाई, माइनस प्लस H+ प्लस वाटर, और ये इधर साइड में क्या आ जाएगा, CH3COOH प्लस H+ प्लस OH-। तो H+ से H+ कैंसिल, और अपने पास इक्वेशन वही आ चुकी है वापस से घूम फिर कर, CH3COOH प्लस वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये H नहीं आएगा सर, यहाँ पर आएगा माइनस, कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH और साथ में OH- में, और ये किसके इक्वल है, वाटर के हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि जब दो इक्वेशंस को आपस में ऐड किया जाता है तो यहाँ पर KH विल बी इक्वल टू 1/Ka मल्टीप्लाई बाय किसके आ जाएगा, KWK। तो यहाँ से हम लोग अभी यही कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे थे कि KH की वैल्यू अपन इस तरीके से निकालते हैं। तो इक्वेशन 1 भी इम्पोर्टेंट है, और इक्वेशन 2 के लिए हम कैसे याद रखेंगे कि हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होता है KW/Ka। ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 2।
तो इस तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो हमने KH मतलब वाटर के हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की हमने वैल्यू निकाल ली है। तो अगर हमने क्या किया है, अगर हमने सॉल्ट कैसा लिया है, सॉल्ट लिया है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड कौन सा है, वीक एसिड है। ठीक है, तो अभी तो हमने सिर्फ क्या कैलकुलेट किया है, KH कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके लिए देखो यहाँ पर जो वीक पार्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट काम नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग बेस कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो लाइक हमने लिया था CH3COONA। तो हम लोग देखो हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोलाइसिस के लिए कांस्टेंट आएगा KH विल बी इक्वल टू KW डिवाइडेड बाय KA, और KW कितना होता है 10 डेज माइनस 14। तो इन दोनों में रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है। अगर मान लो सॉल्ट ले रखा है हमने वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला लाइक NH4Cl, और इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो वीक बेस के लिए क्या होता है, एसिड का क्या होता है Ka। उसी तरीके से वीक बेस का क्या होगा Kb। तो यहाँ से अगर हम क्या निकालें KH, तो किसके इक्वल आएगा, KW इक्वल टू 1/Kb के इक्वल आएगा। ये दो फॉर्मूला हमें याद रखने हैं। अभी हम ऊपर कुछ कर रहे थे, और ऊपर करने पर हमें पता चला था कि हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे किसका, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, तो अगर हम वापस से अपनी इक्वेशन पर आएँ, तो हमने कुछ फार्मूले डिराइव किए हैं। एक फार्मूला है ये, और एक फार्मूला है अपने पास ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, pH कैलकुलेशन करना है। pH कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम लोग कर रहे थे हाइड्रोलाइसिस किसका, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट का। तो वापस से इक्वेशन लिख लेते हैं कि अपने पास सर CH3COO सॉल्ट था, हमने उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, तो कैसे डिज़ोल्व होगा वो, CH3COOH, और साथ में किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो OH माइनस में। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, C। वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, नेग्लिजिबली चेंज होती है, क्योंकि वाटर का हमने 10 लीटर पानी लिया है और उसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया, तो वाटर की कंसंट्रेशन और उसकी में कंपेरेबली कैसा है, बहुत ही मतलब इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम है और उसकी बहुत ज़्यादा है, तो अपन कोई चेंज ज़्यादा नहीं होगा। ये कितना बनेगा 0, ये भी कितना होगा 0। टाइम t इक्वल टू टी टाइम पर। ठीक है, अब टी टाइम पर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो देखो C माइनस C अल्फ़ा हम लोग कर रहे होते थे एसिड और बेस के लिए, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फ़ा क्या होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड और बेस। ये हम क्या कर रहे होते हैं, एसिड और बेस जब आयनाइज होता है, पानी में घोला जाता है, तो आयनाइजेशन होगा, डिसोसिएशन होगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, मतलब वाटर में वो चीज़ क्या हो रही है, डिसॉल्व की जा रही है। ठीक है, तो हम ये ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे C माइनस CH। ठीक है, यहाँ पर H क्या होगा, H होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, नेग्लिजिबली, ये कितना बनेगा CH, और ये भी कितना हो जाएगा CH। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या निकाल रहे थे, KH कैलकुलेट कर रहे हैं। तो KH कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। अब अगर हम यहाँ से देखें तो CH3COOH की कंसंट्रेशन कितनी है, तो KH इक्वल टू आ जाएगा CH मल्टीप्लाई बाय CH डिवाइडेड बाय C माइनस CH। तो KH आ चुका है अपने पास C स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाय C 1 माइनस H, और यहाँ से KH निकल कर आ जाएगा CH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस H। मतलब ये कुछ
देखा देखा सा लग रहा है। एसिड के लिए जैसे K बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा होता है, ऐसे ही ये भी हो जाएगा CH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस H। और अगर हम यहाँ से अप्रोक्सीमेशन यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादातर हम चीज़ें अप्रोक्सीमेशन में ही लेते हैं और नॉर्मल ही चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन यूज़ करें कि इफ़ 1 माइनस H इज़ अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाए 1, है ना। मतलब अगर हम केस स्टडी करें, केस 1, और हमें एक ही केस पढ़ना है, ज़्यादा केस नहीं पढ़ेंगे, तो KH इक्वल टू क्या होता है CH स्क्वायर, क्योंकि ये वाला पार्ट तो क्या हो चुका है 1 के इक्वल। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं H इक्वल टू क्या हो जाएगा √KH बाय C, ठीक है। तो जैसे अपन वहाँ पर निकालते थे अल्फ़ा बराबर क्या होता था √K बाय C होता था, तो ऐसे ही अपने पास क्या निकल कर आ जाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। कैसे निकालते हैं H बराबर KH बाय C से। और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि यहाँ से अगर हमने सॉल्ट कैसा लिया था वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो हमें पता है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के लिए KH क्या होता है, KH इक्वल टू होता है KW बाय KA। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से H इक्वल टू √KH क्या हो जाएगा KW बाय KA मल्टीप्लाई बाय C, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम क्या लिख सकते हैं H इक्वल टू √KW बाय KB मल्टीप्लाई बाय C, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड आ रहे होते हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था pH, ठीक है। और अगर pH कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूले आ चुके हैं, तो pH कैलकुलेट करना है तो देखो यहाँ पर जैसे डिज़ोल्व किया था तो pH नहीं निकाल सकते, यहाँ कंसंट्रेशन किसकी आ रही है OH माइनस की, तो हम कैलकुलेट करेंगे POH, ठीक है। तो हमें पता है इक्वेशन से OH माइनस कितना आ गया CH, कितना आ चुका है CH, और यहाँ से H की वैल्यू कितनी आई है C मल्टीप्लाई बाय √KW बाय KA मल्टीप्लाई बाय C, इतनी आ चुकी है। अगर मैं C को अंदर ले जाऊँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ √KW मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर बाय KA मल्टीप्लाई बाय C। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आ गया √KW बाय KA मल्टीप्लाई बाय C, ठीक है। ये कुछ उस तरीके से आया हुआ है जैसे अपन OH माइनस निकाल देते हैं √KB मल्टीप्लाई बाय C। तो यहाँ से हम PH निकाल सकते हैं, तो PH कितना आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस विच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कितना है KW मल्टीप्लाई बाय C बाय KA की पावर 1/2। तो POH इक्वल टू आ चुका है -1/2। अंदर कितना बचेगा लॉग ऑफ KW प्लस लॉग ऑफ C माइनस लॉग ऑफ KA, ठीक है, इतना बच गया। और हमें पता है KW कितना होता है 10 डेज माइनस 14, 10 डेज माइनस 14, ठीक है। तो यहाँ हम KW की वैल्यू पुट कर दें तो POH इक्वल टू -1/2 लॉग ऑफ 10 डेज माइनस 14 प्लस लॉग ऑफ C माइनस लॉग ऑफ KA, और विल बी इक्वल टू -1/2। अब लॉग ऑफ 10 डेज माइनस 14 कितना होता है -14 प्लस कितना बचा लॉग ऑफ C माइनस लॉग ऑफ KA, अंदर किसका मल्टीप्लाई कर दे 1/2 का, तो POH निकल कर आ जाता है 7 माइनस 1/2 लॉग ऑफ C माइनस लॉग ऑफ KA, ठीक है। और अगर हम क्या करें माइनस बाहर ले लें
तो POH निकल कर आ जाएगा अपने पास 7 + 1/2, अंदर कितना रह गया log of Ka माइनस log of C। तो ये आ जाता है अगर हमने कोई ऐसा सॉल्ट लिया है, ठीक है, अगर हमने कैसा सॉल्ट लिया है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्स, लाइक हमने लिया है CH3COONA। अब इसको याद रखना बहुत ही इजी है। ये POH आया है, ठीक है, POH आया है तो pH निकालना हो तो pH कैसे निकालते हैं, pH बराबर होता है pH + POH = 14। तो अगर हम pH निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 14 में से POH को घटा दो, मतलब इसको हमें माइनस करना है, किसको, 7 + 1/2 log of Ka माइनस log of C, ठीक है। तो यहाँ से POH, तो ये अपने पास pH कितना निकल कर आएगा, pH आ जाएगा 14 में से 7 गए तो 7 - 1/2, अंदर बचेगा log of Ka माइनस log of Ck, ठीक है। ये डाटा इतना आ गया। अभी इसमें थोड़ा सा चेंज करने की नीड है ताकि हम सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकें, तो हम इसको थोड़ा और ड्राइव कर लेते हैं। तो pH = आ गया 7 - 1/2 log of Ka, और ये अंदर हो जाएगा प्लस 1/2, मैंने 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो चुका है log of C। और हमें पता है माइनस log of Ka = क्या होता है, pKa। तो ये हो जाएगा pH = 7, यहाँ से ये वाला पार्ट ये हो जाएगा प्लस 1/2 pKa प्लस 1/2 log of C। और यही मुझे समझाना था कि अगर हमें ऐसे सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करना पड़े तो pH बराबर आ जाएगा 7 + 1/2 pKa प्लस log of C, ठीक है। ये आ चुका है अपना फाइनल pH, ठीक है। तो ये रही अपनी इक्वेशन। हम बार बार सभी को नहीं करेंगे ट्राई। अब देखो याद कैसे करना है। हमने सॉल्ट कौन सा लिया था, सॉल्ट लिया था CH3COONA। ये किसका पार्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस का, जो हाइड्रोलाइसिस में पार्ट नहीं लेता। अब बचा कौन, ये हाइड्रोलाइसिस में पार्ट नहीं लेता लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो pH कैसा आएगा, pH आएगा >7। तो यहाँ पर 7 को क्या करेंगे, प्लस। उसके बाद ये है एसिड, तो एसिड का क्या होता है, pK, ठीक है। और कंसंट्रेशन भी किसकी होगी, सॉल्ट की, ठीक है। और ये इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन हमने क्या ली है, C। तो हम कैसे लिखेंगे, pH बराबर कैसे लिखेंगे, 7 + 1/2 एसिड के लिए pKa प्लस log of C। ऐसे ही अगर हमें मान लो सॉल्ट दे रखा है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का, लाइक NH4Cl, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे होते हैं, ये वाला पार्ट क्या है, वीक पार्ट है, ये हाइड्रोलाइसिस में पार्ट नहीं लेगा, लेकिन ये किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो pH कैसा आएगा, <7। मतलब pH लिखेंगे तो क्या करेंगे, 7 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, ये बेस का पार्ट है, वीक बेस का है, तो वीक बेस का क्या होता है, Kb। तो अंदर क्या आ जाएगा, 1/2 pKb प्लस log of C। और C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सेम चीज़ है अपने पास तीसरे टाइप का सॉल्ट। तीसरे टाइप का सॉल्ट क्या था, वीक एसिड प्लस वीक बेस का मिक्स सॉल्ट की अगर हम बात करें तो लाइक मैंने ले लिया CH3COONH4। तो देखो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, ये एसिड ये बेस, तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। और न्यूट्रल है तो pH कैसा रहेगा, 7।
pH कैसा रहेगा 7, और दोनों हैं तो हमें याद रखना है एवरेज, बोथ के लिए दोनों हैं तो एवरेज लेंगे, ठीक है। pH अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा 7। अब हमें पता है ये वाला पार्ट किसका है, एसिड का, ये भी पार्ट लेगा, ये किसका पार्ट है, बेस का, ठीक है। तो ये भी पार्ट लेगा, और एसिड के लिए क्या होता है के, बेस के लिए के बी। तो ओवरऑल pH कितना आ जाएगा, pH आ जाएगा 7 + 1/2 pKa - pKb। और देखो यही हमने थोड़ी देर पहले देखा था, बफर सिस्टम्स का pH और वीक बेस और वीक एसिड के हाइड्रोलाइसिस का pH भी कैसा रहता है, बिल्कुल सिमिलर रहता है, ठीक है। तो यहाँ होता है अपने पास हाइड्रोलाइसिस ख़त्म। लास्ट टॉपिक रह जाता है अपने पास सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो होता क्या है, हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ है सॉल्युबिलिटी डिफाइन करना। इसको थोड़ा इधर आ जाइए सर आप। तो सबसे पहली चीज़ होती है सॉल्युबिलिटी, ये होती है विलेयता। इसको लिखा किससे जाता है, इसको लिखा जाता है कैपिटल एस से। लाइक जैसे कंसंट्रेशन होती है अपने पास, कंसंट्रेशन सी होती है जिसको अपन क्या लेते हैं, मोलरिटी, और मोलरिटी होती है किसमें, मोल पर लीटर में। तो ऐसे ही सॉल्युबिलिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसको किस में लिया जाता है, इसको लेते हैं अपन ग्राम पर लीटर में। इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर। अब अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। अगर हमें सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो मान लेते हैं अपने पास, देखो सॉलिड्स बहुत टाइप के होते हैं। लाइक मैंने ले लिया कोई भी सॉलिड लेते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है AgCl, कैसा होता है, सॉलिड होता है। अब सॉल्युबिलिटी का सीन क्या है, AgCl है। अब ये किस तरीके से आयनाइज होता है, Ag+ आयंस प्लस Cl- आयंस में, ठीक है। अब सॉलिड है तो देखो अब ये आयंस हैं, तो अब हम इनके लिए निकालेंगे KSP, और KSP क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कैसे, देखो हमने मान लेते हैं ये सॉलिड है, ठीक है, और सॉलिड है तो टाइम t = 0 पर, टाइम t = 0 पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, शुरू में C है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, C है, ठीक है, और Ag + Cl- अभी डिसोसिएट नहीं हुआ है। टाइम t = t पर C में से कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा, तो एसिड्स के लिए अल्फ़ा यूज़ करते थे, बेसिस के लिए अल्फ़ा, हाइड्रोलाइसिस के लिए H, सॉल्युबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं S। तो Ag+ कितने बनेगा, S, और Cl- S। तो S क्या है, सॉल्युबिलिटी, विलेयता, वो किस में होती है, ग्राम पर लीटर में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, KSP निकालेंगे, वो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे आयनाइजेशन प्रोडक्ट होता है ऐसे ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ag+, कंसंट्रेशन ऑफ Cl-, ठीक है। ये देखो ये एक्वस है, हमने डिज़ोल्व किया है, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, AgCl और सॉलिड। और हमें पता है प्योर सॉलिड्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 1। तो अपने पास, ठीक है, तो अपने पास KSP कितना आ गया, KSP आ गया Ag+ की कंसंट्रेशन कितनी है, S, इसकी कितनी है, S, तो टोटल हो गया S²। और हम यहाँ से निकाल सकते हैं S = √KSP। तो ये होती है AgCl के लिए वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी। दिस इज़ वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी S की वैल्यू हमने क्या कर ली है, कैलकुलेट कर ली है। ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास
Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है। मैंने इसको क्या किया, डिसोसिएट किया, तो कैसे टूटेगा ये, ट्वाइस Na प्लस SO4 -2 में। और हमें इसकी क्या लिखनी है, सॉल्युबिलिटी। तो देखो पहली चीज़ हमें लिखना होता है स्टेप 1 KSP, तो वो किसके इक्वल होगा, Na+ का स्क्वायर, क्योंकि इसके 2 मोल्स हैं, और फिर किसका आएगा, SO4 -2। फर्स्ट स्टेप में ये लिख लो। अब सेकंड स्टेप में ये ध्यान दो कि अगर इसका 1 मोल है, ठीक है, अगर स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन जितनी है तो बाद में कितना आएगा, 2S, और यहाँ पर कितने मोल्स हैं इसका 1, तो ये हो जाएगा 1S, ठीक है। 2S 2 मोल्स हैं तो 2S लिख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास Na+ की कंसंट्रेशन कितनी आ गई है, 2S का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ चुका है, S, तो ये हो जाएगा KSP = 4S स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S मीन्स 4S³, और यहाँ से अगर हम S निकालना चाहेंगे तो वो आ जाएगा KSP / 4 रेज़ पावर 1/3, ठीक है। कुछ समझ में आता है। इस तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं, KSP की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही होती हैं कि एक तो होता है प्रेसिपिटेशन, PPT, कि किसी भी सॉल्ट का PPT कब आएगा। तो लाइक हमने ले लिया AgCl है, सॉलिड है, इसको हमने क्या किया है, डिज़ोल्व किया है, तो ये कैसे टूटेगा, Ag+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस फॉर्म में। तो इसके लिए अगर हम KSP की बात करें तो KSP कैसे निकालते हैं, आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, Ag+ Cl- से। और ऐसे ही होता है रिएक्शन क्वोशिएंट, ठीक है, आयनिक भागफल, ठीक है, आयनिक क्वोशिएंट, वो भी कैसे होता है, सेम चीज़ होती है, Ag+ Cl-, ये सब केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है, ठीक है। तो KSP कांस्टेंट रहता है, Q कंसंट्रेशन, टेम्परेचर सब पर डिपेंड करता है, ये ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर किसी रिएक्शन के लिए, ठीक है, किसी रिएक्शन के लिए KSP की वैल्यू क्या होगी, Q से ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर नो PPT, ठीक है, मतलब मोर आयनाइजेशन, क्या होगा, सॉलिड का वाटर में आयनाइजेशन हाई होगा। लेकिन अगर मान लो KSP कैसा है, लेस है Q से, मतलब Q की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। देखो KSP ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन इधर जाएगा, ठीक है, मतलब वो आयनाइजेशन स्टेट में आएगा। लेकिन अगर Q की वैल्यू ज़्यादा है तो मैंने सिखाया था कि रिएक्शन कहाँ आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो ये जो दोनों आयंस है वो वापस किस तरफ जाएंगे, सॉलिड की फॉर्म में, और सॉलिड की फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, PPT ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट आने के लिए क्या होना चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट लेस होगा, KSP की वैल्यू कम आएगी, ठीक है, आयनिक नहीं, सॉरी, ठीक है। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर कैसा होगा, लेस होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो सॉलिड है उसका क्या आएगा, PPT आएगा। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है तो उस कंडीशन में उसमें आयनाइजेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, PPT नहीं आएगा, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें और कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है, एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर की सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मिक्सचर में मान लेते हैं, ठीक है, पहला होता है कॉमन आयन इफेक्ट, बाय कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया AgCl, ठीक है, अगर AgCl है तो AgCl कैसे डिसोसिएट होगा, Ag+ Cl- में, ठीक है। अब मान लेते हैं टाइम t = 0 पर इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी कंसंट्रेशन C है 0 0, t = t टाइम पर C में से, ठीक है, कंसंट्रेशन C1 मानेंगे, ये भी C1,
सॉल्युबिलिटी है S1, तो Ag प्लस की हो जाएगी S1, इसकी भी हो जाएगी S1। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसी सॉल्यूशन में कॉमन आयन के लिए थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया AgBr का। क्या ऐड कर दिया, AgBr। तो AgBr जब डिसोसिएट होगा तो किस किस में फॉर्म होगा, Ag प्लस प्लस Br माइनस में। टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी कंसनट्रेशन C2 थी, 0 0। t इक्वल टू t टाइम पर अब कितना हो जाएगा, C2 में से कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा S2, तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी S2 और इसकी हो जाएगी S2। ठीक है, तो हमने क्या की है, यहाँ पर एक कॉमन आयन को हमने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो अपने पास टोटल, तो अगर हम इक्वेशन से देखें तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस टोटल कितना हो चुका है, क्योंकि हमने एक कॉमन आयन मिक्स किया है तो इन दोनों की कंसंट्रेशन ऐड हो जाएगी, तो S1 प्लस क्या आ जाएगा, S2। तो देखो फर्स्ट वाले सॉल्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 1 और सेकंड वाले के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 2। ठीक है, तो देखो इस वाले सॉल्ट के लिए भी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2, और इस वाले के लिए भी कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2। हम किसी भी एक के लिए निकालें तो दोनों में हमने मिक्स किया है तो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। तो अगर हम KsP1 निकालें तो KsP1 कितना आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AgCl। तो Ag प्लस कितना है, S1 प्लस S2, क्योंकि मिक्स कर दिया है कॉमन आयन की वजह से। Cl माइनस कितना हो जाएगा, S1 डिवाइडेड बाय सॉलिड की कितनी होती है, 1 होती है। तो अपने पास ये निकल कर आएगा S1 स्क्वायर प्लस S1 S2। तो KsP1 आ गया S1 स्क्वायर प्लस S1 S2। ऐसे ही अगर हम दूसरा निकालेंगे KsP2 तो वो भी कितना आ जाएगा, S2 स्क्वायर प्लस S1 S2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो KsP1 प्लस KsP2, तो दोनों को ऐड करें तो S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस S1 S2, जिसको हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सॉल्युबिलिटी का मिक्स S1 प्लस S2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट KsP1 प्लस KsP2। ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 3। तो देखो कुछ भी पूछा जा सकता है जब हम दो सॉल्ट्स को मिक्स कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट वाले जो अपने पास क्या है, अपने पास सॉलिड है, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, सेकंड वाले सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, दोनों को मिक्स करने पर उन दोनों की सॉल्युबिलिटी का सम कैसे होगा। तो हम इस तरीके से क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर हमसे पूछे फर्स्ट वाले सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, तो देखो अपने पास हमने क्या कैलकुलेट किया है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने यहाँ से। अब अगर हम क्या करें, हमें सिर्फ S1 चाहिए, तो बाय इक्वेशन 1 से अगर हम बात करें KsP1 इक्वल टू क्या है, हम S1 स्क्वायर प्लस S1 S2 आया है, मैंने यहाँ से S1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, S1 प्लस S2। ठीक है, तो यहाँ से S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KsP1 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। इससे हम क्या कर सकते हैं, S1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही S2 कितना आ जाएगा, S2 आ जाएगा KsP2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एडवांस लेवल का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं, सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा टिप्स की बात करें कि अगर हमें फास्ट कैलकुलेट करना हो, तो जैसे मान लो मैंने क्या किया है, मेरे पास कोई सॉलिड था, कोई हमने सॉलिड ले लिया। टिप्स नहीं, सेकंड थिंग, मैंने कोई सॉल्ट ले रखा, जैसे निकल क्लोराइड है। ठीक है, चलो इतना ही काफ़ी है।
नेक्स्ट टर्न पे अब और डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी की मिक्सिंग करने पर क्या होता है। आज के लिए इतना ही, हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, यहाँ पर हम अपना आयनिक इक्विलिब्रियम ख़त्म करते हैं।